बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। हमारा हफ्तावार प्रोग्राम अमूमन जुमेरात वाले दिन होता है, लेकिन इस दौरान हम बाज़ औक़ात ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं जहां हमारे पास ख़ास मेहमान होते हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात और आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो इसी तरह आज की हमारी इस ट्रांसमिशन के जो खसूसी मेहमान हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर फ़याज़ अहमद मलिक साहब हैं, जो अब से चंद लम्हे बाद हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को इससे इस्तेफ़ादा हो सके। जो दोस्त घर बैठे हुए हैं, बाज़ औक़ात अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उन दोस्तों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है कि आप भी अगर बराह रास्त सवाल पूछना चाहें तो मुख्तसर कमेंट्स के साथ आप हमारे साथ आइए। हम इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब भी साथ साथ डॉक्टर साहब से लेते रहेंगे। हमारे साथ तलत खां साहब भी आ गए हैं, मुजाहिद अकबर गजरानी साहब आ गए हैं जी, और जाम अब्बास मुगल साहब आ गए हैं जी। वेलकम दोस्त, हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का बुनियादी जो प्रोग्राम है वो हेल्थ के बारे में है, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नमाज के फ़ौरन बाद जो है हम माहिर शाहिद मुस्तफ़ा सियाल भी हमारे साथ हैं। वेलकम जी। नादिर ख़ान साहब हैं जी, हमारे अच्छे दोस्त हैं, पुलिस में होते हैं, वो भी आ गए, वेलकम जी। और जाहिद नईम गुपांग साहब, इफ्तिखार अली साहब, वेलकम। तो हमारी आज की ये खसूसी नशरियात जो है ये तिब के वाले से है, और कुछ लम्हे बाद हमें डॉक्टर फ़याज़ अहमद मलिक साहब ज्वाइन करेंगे, जो इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर हैं, पीड्स में FCPS है, और हमारे इलाके का शान है, हमारे अपने इलाके की धरती है। यहाँ से फर्स्ट MBBS डॉक्टर थे जो यहाँ से करके गए हैं, तो हमें मुश्ताक अहमद ने भी ज्वाइन कर लिया। जाहिद नईम गुपांग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कह रहे हैं जी। मोहम्मद ज़ुबैर, डॉक्टर ज़ुबैर कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? अच्छा जी, माशाल्लाह, ग्रेट कह रहे हैं नादिर खान, बहुत मेहरबानी नादिर खान। तो चंद लम्हों बाद जो है हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फ़याज़ अहमद मलिक साहब। हम उनके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हसनैन नियाज़ भी आ गए हमारे साथ, सईद सांघी, मोहम्मद नदीम साहब भी हैं हमारे साथ, और मोहम्मद सनाउल्लाह कहते हैं सलाम सर जी। वालेकुम सलाम सनाउल्लाह साहब, आप लोगों के रिज़ल्ट कार्ड भी आ गए हैं, आप लोग रिसीव कर लें। सईद सांघी, वालेकुम सलाम। तो इस दौरान मैं ले रहा हूँ जी अभी डॉक्टर फ़िया, एडवोकेट राना असरार अहमद, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एडवोकेट राना असरार साहब, क्या हाल है जी? मोहम्मद सनाउल्लाह। तो डॉक्टर फ़याज़ साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और चंद ही लम्हों बाद हम डॉक्टर साहब को लेंगे अभी लाइव। तो दोस्तों, थोड़ी देर इंतज़ार आपको करनी पड़ेगी, और इसमें हम चाहेंगे कि आपको मेडिकल का अस्सलाम वालेकुम सिंह, हाँ, इंतज़ार करने में पड़ता है लाइव इंशाल्लाह ताला होने। मैं आ गया, बिल्कुल आ चुका हूँ, लाइन थे होने आ चुका मैं। ठीक है। चाचू मंजूर दे पुत्र को सलाम, ज़िशान हमीद गजरानी, जी जी ज़िशान साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जाम इमरान भी हमारे साथ आ गए, और राना गुलाम अब्बास ने भी ज्वाइन कर लिया जी। ज़िशान हमीद साहब, उनको सलाम, हमें कोई सलाम नहीं। चाचू याद आ गए आपको? हैं चाचू के बेटे याद आ गए हैं? ज़िशान, वालेकुम सलाम। राना गुलाम अब्बास कह रहे हैं सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम राना साहब। तो दोस्तों, आपका अपना प्रोग्राम है, आप जितना शिरकत करेंगे, ज़्यादा शिरकत करेंगे, प्रोग्राम को शेयर करेंगे, आगे दोस्तों तक प्रोग्राम को शेयर करेंगे, इसका हमें फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे जी। एडवोकेट राना इसरार कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। इफ्तिखार गजरानी भी हमारे साथ आ गए हैं। तो आपका अपना प्रोग्राम है, इसमें शिरकत करें, आप कमेंट्स दें, हमें तजावीज़ दें। इसमें हम चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से भी बात हो, अदब के हवाले से पोइट्री होती है हमारे पास, सराइकी, उर्दू, पंजाबी, और इसके अलावा तिब हमारा मौजू होता है। पिछले 1-2 हफ्तों में आप लोगों ने कुछ गुलकारों को भी सुना जिनको हम लोगों ने दाजल की सरजमीन से बुलाया जी। डॉक्टर फ़याज़ अहमद मलिक साहब हमारे साथ आ चुके हैं, अभी उनके साथ हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो डॉक्टर फ़याज़ अहमद मलिक साहब जो इस वक्त हमारे वाहिद जतोई के जो कंसल्टेंट हैं जी पीड्स में, और FCPS है माशाल्लाह जी। जाम कैसर साहब, और मुझे नज़र आ रहा है जी हमारे मुस्तकिल वियर शाहीन साहब, शाहीन फाजिल साहब, जी जी। डॉक्टर साहब को हम ले रहे हैं जी, ब्रिंग देम जी, डॉक्टर साहब को हम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब अहमद मलिक साहब हमारे साथ हैं जी।
पीड्स के हवाले से, बच्चों की बीमारियों के हवाले से आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे साथ ये 1 घंटे की ट्रांसमिशन है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। डॉक्टर साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बहुत ज्यादा कीमती टाइम होता है आपका। इस दौरान आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए खुशी की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी जनाब दौरान मुझे वो, जी जी, जनाब मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी जी, जिशान हमीद कह रहे थे चाचा मंजूर के बेटे को सलाम कहिएगा, बड़े याद कर रहे थे वालेकुम अभी। सलाम हाँ जनाब, जी, बहुत डॉक्टर बहुत जुबैर मेहरबानी। साहब है, वालेकुम फातिल सलाम। सलीम साहब है, लियाकत जतोई साहब है हमारे साथ, अच्छी खासी तादाद में दोस्त हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैट्रिक तक तो मैं सिर्फ आपका इतना सा तारो बता दूं कि मैट्रिक में मुझे याद है आज तक कि आपके 725 नंबर थे और आपकी तहसील जतोई में पहली पोजीशन थी। उसके बाद की प्रोफेशनल लाइफ मुख्तसरन आप बताएंगे तो उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। हाँ जनाब, सब दोस्तों के लिए ये है कि मैट्रिक सबको पता है कि मैंने जतोई से किया था। तो जतोई जी में जी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 725 नंबर लिए थे और वो रिकॉर्ड था कि उससे पहले किसी ने इतने नंबर नहीं लिए थे। तो उसके बाद जी मैं मुल्तान में आ गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड के नाम से जो मशहूर है, वहां से मैंने जी जी एफएससी की। और एफएससी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 884 नंबर लिए थे उस वक्त, और फोर्थ पोजीशन थी बोर्ड में मेरी। तो जी अल्लाह जी का शुक्र है। उसके बाद फिर मैं किंग एडवर्ड में चला गया। वहां से मैंने एमबीबीएस का इम्तिहान पास किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। जी जी और बाद में फिर मैंने अपनी एफसीपीएस किया। एफसीपीएस पार्ट 1 करके निश्तर से मैंने अपनी पार्ट 2 की ट्रेनिंग की। और डीसीएच भी मैंने किया, जो जो कहते हैं डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, जो बच्चों का डिप्लोमा होता है, वो जिन छोटी जी डिग्री जी होती है, वो मैंने की थी शेख जायद लाहौर से। और पार्ट 2 जो हमारा था एफसीपीएस का, वो तो कराची से होता है, मेरा सेंटर सीपीएस भी करता है। तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह जी पास किया 2005 में। तो उसके बाद से जी फिर आपको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मैं एज ए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट लग गया था बहालपुर में। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तकरीबन 12 एक साल लगाए मैंने। फिर मैं वहीं से ही प्रोफेसर लग गया वहाँ पे, अपनी प्रमोशन के होते होते। आजकल मैंने इंडस ज्वाइन कर लिया है। इंडस अस्पताल जो कि एक एनजीओ चला रही है कराची की, और ये बिल्कुल फ्री अस्पताल है। और इसमें मैं आजकल सीनियर कंसल्टेंट हूँ, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ, अपने पीड्स का, पीड्स कहते हैं बच्चों को, तो बच्चों के जी जी डिपार्टमेंट का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। तो बहुत से लोग तो मुझे जानते हैं, बहुत से दोस्त जानते हैं। तो जिन दोस्तों को पता नहीं था उनके लिए थोड़ी सी मालूमात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है हमारा सिस्टम। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं, कोई दवाई का खर्चा नहीं होता, खास तौर पे जो बच्चे लिमिटेड होते हैं हमारे पास उनके लिए। तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि एक खुशखबरी भी है सबके लिए, जो डॉक्टर दोस्तों के लिए, कि हमारा जी जी। सीपीएसपी से रिकग्नाइज हो गया है डिपार्टमेंट। और हम इस साल, ये जनवरी के लेट हो गए थोड़े से, जनवरी की जो है पार्ट 2 की ट्रेनिंग के लिए मैं सुपरवाइजर हूँ। और यहाँ हम ट्रेनिंग शुरू करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे मुजफ्फरगढ़ में माशाल्लाह। जी मुजफ्फरगढ़, ऐसी इसी इंडस अस्पताल में हमारा एफसीपीएस पार्ट 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो वो लोग जो अच्छा, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, डॉक्टर साहबान स्पेशली, और जिन्होंने पार्ट 1 कर ली है, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए 5 डिपार्टमेंट हमने शुरू कर लिए हैं, जिसमें पीड्स भी शामिल है। जी जी। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था अभी, डॉक्टर जुबैर कादिर साहब है हमारे झुग्गी वाले से, दोस्त हैं, तो वो कह रहे हैं प्लीज गाइड जनरल पब्लिक रिगार्डिंग हाइजीनिक हाइड्रेशन एंड कॉमन इन्फेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन, हाउ टू इनकाउंटर देम इन कॉमन वर्ड्स। अच्छा, इन क्वेश्चन से पहले ये तो आ गया क्वेश्चन, एक चीज मेरे जहन में अक्सर आती जी है जी कि मुल्तान के अंदर जब लोग इस तरह आपकी तरह की जब डिग्रियां कर लेते हैं या कंसल्टेंट बन जाते हैं तो वहां बैठते हैं, अच्छी खासी फीसें लेते हैं। तो आपने जतोई को क्यों तरजीह दी? और यहाँ पर तो मेरे ख्याल में 300 तक फीस चल रही है, मैक्सिमम इतनी फीस होती है, तो ये कोई खास बात? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक जो बेसिक है वो जतोई से है, यानी कि आबाई गांव जतोई है। और जतोई से ताल्लुक है, जी मैट्रिक मैंने वहां से किया, उसके बाद मैं मुल्तान आ गया था। तो जब से यानी कि मैंने होश संभाला, तो दिल में था एहसास कि जतोई के लिए इंशाल्लाह ताला जितनी हो सके खिदमत करेंगे। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने वहीं से ही अपनी जिंदगी का स्टार्ट किया। तो वो मैं बच्चों के लिए स्पेशली, तो क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ कोई नहीं है, तो इस वजह से वहाँ शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे बच्चे, वो जो कि बच्चे थे अब उनके बच्चे भी हो गए हैं।
तो बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ही। के जी। जी, तो बिल्कुल बड़ी इसी खुशी तरह ही होती है है, बच कई दफा ऐसा होता है मरीज आके बताते हैं कि जनाब मैं भी आपसे इलाज करा के जब बच्चा था तो बड़ा हुआ हूँ, अब मेरे अभी ये बच्चा है, तो बड़ी खुशी होती है ये देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। तो मैं अपना वो जो राब्ता है जतोई वाला वो अभी तक रखे हुए हूँ, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जब तक जिंदगी रखता है ये राब्ता जो एक दो दिन का है इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। बल्कि हम तो अक्सर घर में, मुझे मिसेस कह रही होती है, हमारे लोग तो रहमत का फरिश्ता बन के आए हैं कि यहाँ पर जतोई में घर के साथ ही आपको एफसीपीएस डॉक्टर मिल जाए, मुल्तान जाएं वहां से टेस्ट की भरमार लिख देते हैं, अच्छे खासी पेमेंट लगती है। तो ये बड़ी आसान सहूलत है घर बैठ के आराम से। तो अब एक जी एक जी, क्वेश्चन, साहब ज़ाहिर है। जी जी, जी जी बोले। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मैं अक्सर आपके साथ आके बैठता हूँ तो मैंने देखा है कि आप टेस्ट नहीं लिखते बच्चों के हवाले से। तो जी क्या जी, वाकई ये गैर जरूरी चीज है, खास तौर पर बच्चों के हवाले से? जी जी, बहुत कम टेस्ट बच्चों मैंने की, देखे। जी जी, बच्चों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक्यूट, हम कहते हैं एक्यूट बीमारियां, एक्यूट होती हैं जो फौरी होती हैं और ठीक भी फौरी होती हैं। उनका इलाज भी फौरी करना पड़ता है, और इलाज ना किया जाए तो नुकसान भी ज्यादा होता है। तो इन बीमारियों में हम्म। अक्सर बीमारियां ऐसी हैं जिनमें टेस्टों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, तजर्बे की बुनियाद पे हमें उसकी बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। और उस तजर्बे की बुनियाद पे अक्सर ये होता है कि टेस्ट की जरूरत नहीं होती, तो बेफायदा टेस्ट में लोगों को उलझाने से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह जब जरूरत पड़ती है करा भी लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा टेस्ट कराने से फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ये हो जाता है कि बच्चा डिले हो जाता है उस ट्रीटमेंट में। तो मेरी खास तौर पर ये कोशिश होती है कि बच्चों के बिला वजह टेस्ट ना कराए जाएं, क्योंकि जहां जरूरत है वो करा भी लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आम कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, जिनको आम मसले कहते हैं बच्चों के, उनमें आमतौर पर इतने ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं होती। जी जी। अच्छा, इस दौरान अगला क्वेश्चन पूछने से पहले चंद दोस्तों के मैं लेना चाहूंगा जो कमेंट्स आ रहे थे। जुबैर अहमद भुट्टा हमारे साथ हैं जी, मलिक शरीफ साहब हैं जी, ये हमारे मेरे ख्याल में वही है एसएचओ साहब हैं, शेख खालिद सिटारी साहब वेलकम कह रहे हैं जी। और जबराली ईमानदार साहब है हमारे साथ, राना फरमान अल एडवोकेट कहते हैं जी, गुड फॉर डॉक्टर साहब, गुड जॉब करल साहब। उसके बाद जी मलिक इमदाद साहब हैं जी, राय अबू जर गफारी साहब हमारे साथ हैं, मियाँ फिदा हुसैन जोया साहब, इरशाद अहमद अस्कानी साहब, जाम इमरान साहब कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब। और फाइका नूर साहब हमारे साथ हैं जी, जाहिर नदीम गुपांग साहब है हमारे पास, काजी नदीम अब्बास साहब हैं। और सईद सांगी साहब कहते हैं सर क्वेश्चन है कि न्यू बॉर्न बेबी में एनीमिया क्यों होता है? जी जी पहले बल्कि इसी सवाल से ही शुरू कर लेते हैं जी। जी, जी, बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है जिसने किया है। अब मुझसे मेरे पास सईद सामने लिस्ट सांगी तो आ साहब। रही है। जी, जी, हाँ, जी जी। सही, सबने अच्छा सवाल किया है। न्यू बॉर्न जो होते हैं ना, न्यू बॉर्न हम कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, आमतौर पे उसको कहते हैं को न्यू बॉर्न, उसको जो 1 हफ्ते का होता है, और जो 1 महीने का होता है उसको हम जी न्यू नेट कहते हैं। तो न्यू बॉर्न वो होता है जो फौरन पैदा होता है। जी जी। आमतौर पे माँ में, जिस बच्चे में माँ के खून की कमी हो, तो बच्चे में भी खून की कमी का एक तो बहुत बड़ा खतरा होता है। दूसरा ये है कि पैदाइश के वक्त बहुत सारे पैदाइश के वक्त खून ज़ाय हो जाता है बच्चों का, उस वजह से बच्चे में खून की कमी आ जाती है जो कि पैदाइश के वक्त होती होती है। बाकी जो जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी खुराक की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं। तो अक्सर ये देखा है, मेरे ख्याल है जो जिन्होंने सवाल किया उनका मतलब ये था कि न्यू बॉर्न से मुराद छोटे बच्चे तमाम शामिल होंगे। उसमें 1 साल के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं, तो वो भी शामिल हैं। होता यह है कि हमारे पास खून की कमी की जो बड़ी वजह है हमारे, वो है बच्चों में मुनासिब गिजा की कमी। मुनासिब गिजा से मेरी जी मुराद ये है कि बच्चे जब बड़ा होता जाता है तो उसकी गिजा की जरूरत बढ़ती जाती है, खासतौर पे प्रोटीन की। जो खून है बनता है वो प्रोटीन से बनता है, जो हीमोग्लोबिन में है वो आयरन है, फुलाद है। फुलाद और प्रोटीन मिलके खून बनाती हैं। तो जब बच्चा जी बड़ा जी। होता है, खासतौर पे 4 महीने से बड़ा, तो उसको ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। हमारे यहाँ ये है कि गलत रिवाज है, जिसकी वजह से ये होता है कि अक्सर माएँ जो है, जब उसको कहते हैं बच्चे को गिजा खिलाया जाए, तो वो माँ का दूध छुड़वा के तो दूसरा दूध लगा देते हैं। अब जो दूसरा दूध है उसमें इतनी प्रोटीन और फौलाद नहीं होता कि उसकी खून की मुनासिब मिकदार बना सके। उसकी वजह से ये होता है कि मुसलसल बच्चे को दूध ज्यादा देने की वजह से, ज्यादा से मुराद में ये है कि दूध ज्यादा जब पीता है बच्चा तो खुराक कम लेता है। जब खुराक कम लेगा बच्चा तो उसमें खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और अक्सर बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास ये कि जो सिर्फ सिर्फ दूध पी रहे होते हैं, और उसकी वजह यह है कि इसको हम दूध का एडिक्शन कहते हैं, मिल्क एडिक्शन कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा एक फीडर लग जाता है उसको, स्पेशली इसलिए मैं फीडर के खिलाफ हूँ कि जब बच्चा को एक दो फीडर लग दिया जाता है तो फीडर से जो दो नुकसान ये होते हैं, एक तो फीडर के अपने मसाइल है, उसकी जरासीम होना और उसकी सफाई, उसकी सुथराई का मसला। दूसरा, जो बच्चा फीडर का आदी हो जाता है उसका जायका नहीं बनता,
क्योंकि जो फीडर होता है वो जुबान को क्रॉस करके गले में सीधा दूध फेंकता है। जब गले में सीधा दूध जाएगा तो उसका जायका डेवलप नहीं होगा, और जिस चीज का जायका डेवलप नहीं होगा तो बच्चा उसको पसंद ही नहीं करता। जब खुराक पसंद नहीं करता तो बच्चा सिर्फ दूध ही मांगेगा। और माओ की अक्सर ये होती है, यहाँ कंप्लेन, ये शिकायत होती है कि मेरा बच्चा दूध के अलावा कुछ नहीं खाता। उसकी वजह यह कि हम उस वक्त जबकि उसका जायका बन रहा होता है, 4 से 6 महीने के दरमियान अल्लाह ताला ने जायके का दूध पैदा करता है, उस वक्त हम उसको गिजा देते नहीं। जब एक दफा गिजा नहीं देंगे तो जायका बनता नहीं है। जब जायका बनता नहीं है तो बच्चा फिर उसको शौक से नहीं खाता। फिर जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा वो वॉलंटरी तौर पे खाएगा, अपनी शौक से, जायके वाली चीज से नहीं खाएगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन टाइम होता है जब दांत भी आ रहे होते हैं बच्चे के 4 से 6 महीने के दौरान, उस वक्त ठोस गिजा लगाना लाजमी है माँ के दूध के अलावा। अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ माएँ कहती हैं कि हमारा दूध बहुत काफी है, हम क्यों पिलाएं, हम गिजा क्यों खिलाएं। ऐसा नहीं है। जो ही बच्चा बड़ा होता है तो माँ का दूध नाकाफी हो जाता है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने के लिए। उस बच्चे को 4 से 6 महीने के दरमियान दूसरी ठोस ग़िज़ा लगानी लाज़मी है, और जिसमें प्रोटीन वाली ग़िज़ा और फौलाद वाली चीज़ें लाज़मी हैं। अगर नहीं लगाए जाएंगे तो खून की कमी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जी जी, एक तो क्वेश्चन आया था राना फरमान अली साहब की तरफ से कि इंडस के अंदर सिर्फ मुस्तहक लोगों का चेकअप फ्री है या तमाम लोगों का? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल किया, क्योंकि इंडस के बारे में जब मैंने गया था तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। वहां जाने के बाद पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंडस का माटो है, स्पेशली इंडस मुजफ्फरगढ़ का, इसमें एक तो बात जी यह है कि कोई सदकात खैरात कोई चीज नहीं है। लोगों का शायद कंसेप्ट होगा कि शायद सदकात खैरात से दवाई होती है, नहीं होता। ये पंजाब गवर्नमेंट फंड देती है और उसको इंडस इंतजामिया सिर्फ चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। सब जी लोगों का इलाज फ्री होता है ए टू जेड। वहां पर कोई कैश काउंटर नहीं है, वहां पर किसी किस्म की कोई पैसा नहीं ले सकता वहां पे। तो हर किस्म का बिला तफरीक, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे जैसा भी है, सबका इलाज वहां पे मुफ्त होता है हर सूरत। अच्छा, लियाकत जतोई साहब पूछ रहे हैं जी डॉक्टर साहब टाइमिंग क्या है हॉस्पिटल में चेकअप की? इंडस का शायद पूछ रहे हैं, वहां की टाइमिंग। इंडस का पूछ रहे हैं शायद। जी जी, इंडस के अस्पताल जी के जी अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम है, और वहां पे तमाम जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं सुबह 8 बजे से लेकर जी जी। 4 बजे तक मौजूद होते हैं। और डिपार्टमेंट पूरे तो नहीं है हमारे पास, जो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 डिपार्टमेंट, उनके तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं। लेकिन इंडस का थोड़ा सा वहां पे प्रोटोकॉल है मरीज चेक कराने का, यानी कि हर बंदा कहे कि हर बंदा मुझे आके चेक कराना चाहे तो थोड़ा सा उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। हमारा एक वहाँ इंटरनेशनल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। वहां पर हमारा एक जी ट्राइएज होता है। ट्राइएज से मुराद ये है कि वो एक सेग्रीगेशन करती है, स्टाफ नर्स होती है कि किस पेशेंट को किधर जाना है, वो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करती है, P1 2 3 4 5। वो उस लिहाज से जहां जहां जरूरत होती है, जिसको इमरजेंसी होती है उसको इमरजेंसी भेज देती है, जिसको बाकी जगहों पे भेजना होता है, जिसको हम फिल्टर क्लिनिक कहते हैं, वहां भेज देती है, जिसको कंसल्टेंट की ओपिनियन की जरूरत होती है उसको कंसल्टेंट के लिए भेज दिया जाता होता है। तो थोड़ा सा मसला होता है कि कंसल्टेंट तक पहुंचते हुए, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं और मेरा मसला जैसा भी है मैं सीधा कंसल्टेंट या प्रोफेसर के पास पहुंच जाऊं। तो थोड़ा सा ये वहां ये सिस्टम थोड़ा सा है कि हर बंदा जिसको जरूरत है वो वही पहुंचेगा। ये नहीं है कि हर बंदे की ख्वाहिश से इलाज नहीं होगा। जी जी। एक और मलिक मोहम्मद हुसैन साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, व्हेन चिल्ड्रन डोंट ईट हेल्दी होम कुक्ड फूड, व्हाट टू डू? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बच्चों के साथ जो होता है टेस्ट डेवलप होने का टाइम है वो 4 से 6 महीने है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे घरों में या हमारे जो पुरानी माएँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, उनके दिमाग में एक ही बात बैठती है, या माँ का दूध देना है या ऊपर का दूध देना है। जब आप दूध उसको टाइम पे सही वक्त पे उसको ग़िज़ा नहीं देंगे और सिर्फ दूध देते रहेंगे तो बच्चे के अंदर जायका नहीं बनता। जब जायका नहीं बनता तो बहुत बच्चा वो ग़िज़ा नहीं खाता। और स्पेशली जो घर जी की ग़िज़ाएँ होती हैं उनके अंदर अगर मुख्तलिफ वैरायटी नहीं पैदा करेंगे तो बच्चा यूजुअली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बच्चों में हम कहते हैं वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि किसी भी खुराक को बच्चा एक दफा ना खाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको पसंद नहीं है, उसकी वजह उसका जायका ही पैदा नहीं हुआ। कम अज कम कोई बच्चा जो अगर 10 दफा किसी चीज को नहीं खाता तो फिर हम कह सकते हैं कि इसकी लैकिंग इसमें खुराक में फूड में नहीं है। अगर 10 से कम दफा आपने ट्राई किया और आप कह देते हैं कि नहीं बच्चा हमारे नहीं खाया तो ये ज्यादती होती है। 10 दफा मिनिमम है उसको, और वेरी कर करके हर दफा चेंज कर करके देना पड़ता है, और मुख्तलिफ उसकी रेसिपीज बना के देनी पड़ती हैं। लेकिन और बाकी इसके अलावा बनी बनाई कुछ सिरलैक के नाम से मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, वो भी बच्चों को दी जा सकती हैं। मसला ये है कि जो लोग सिर्फ दूध पिलाते हैं उनके बच्चों का मसला होता है, और स्पेशली फीडर पीने वाले बच्चों को यह मसला ज्यादा होता है। जी जी।
दोस्तों हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर फयाज अहमद मलिक साहब जो कंसल्टेंट हैं पीड्स में। तो मैं दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा। मोहम्मद अरशद फरीदी साहब हमारे साथ आ गए, हाजी फरहान फारूक साहब, जी एम राई साहब, सईदी सईदी साहब हैं जी, डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर सरफराज अब्बास साहब हैं जी हमारे गजरानी डॉक्टर साहब हैं, आयशा सनम साहब हमारे साथ हैं जी, और इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद आजम तईन साहब हैं जी, सगीर अहमद, वफा चौधरी साहब कह रही हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, और अब्दुल गफार चाचर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर जुबैर साहब कहते हैं प्लेजर जी गाइड रिगार्डिंग वेलुलर डिजीजेस टू एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। वेलुलर शायद डिजीज लिखा है कि VUALAR, ये डिजीज जी कोई मेरे पूछ रहे ख्याल हैं है डॉक्टर जुबैर इन्होंने जी जी डॉक्टर साहब ने वेलवुलर हार्ट डिजीज के बाद में बात की है। जो दिल की बीमारी होती हैं बच्चों की, पैदाइशी नुक्स दिल के, ये कुदरती होते हैं, इसमें बचना बचाने की कोई बात नहीं होती। ये मल्टी फैक्टोरियल हम कहते हैं, जिसमें एक फैक्टर नहीं होता, हजारों फैक्टर होते हैं। कुछ खुराक की कमी की वजह से होता है, लेकिन ये कुदरती तौर पे है, मल्टी फैक्टोरियल होती है। ये पूरी दुनिया में हर जगह होती रहती है। बस इतना हो सकता है कि इसकी वक्त पे अगर इसकी तशखीस हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां काबिल इलाज होती हैं, और उसकी मुश्किल कॉम्प्लिकेशन जिसको कहते हैं उनसे बचा जा सकता है अगर वक्त पे उसकी तशखीस हो जाए। तो आमतौर पे बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त कुछ चीजें तो अभी वाजे नहीं होती हैं, लेकिन जो ही बच्चा बड़ा होता है आमतौर पे 2 से 4 हफ्ते के दौरान अगर बच्चे का मुआयना एक अच्छे डॉक्टर से, बच्चों के डॉक्टर से करा लिया जाए, तो वेलवेड हार्ट डिजीज जो कॉमन है उसको पता लग जाता होता है। और तो अगर वरना ये कि छोटे मोटे जो नुक्स होते हैं कुदरती तौर पे भी वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाते होते हैं। तो अक्सर ऐसी है थोड़ी सी दवाई देने से वो बेहतर हो जाते हैं वैसे ही। जी जी। अच्छा, एक और चीज के बहुत से जो दोस्त है अक्सर सवाल ये करते हैं, ये डबल नमूनिया एक टर्म हम सुनते हैं, डबल नमूनिया। तो जी ये जी जरा वजाहत करेंगे कि बच्चों के जी हवाले जी से ये आजकल डबल नमूनिया क्या के चीज है। मौसम के मुताबिक, जैसे सर्दियों का मौसम है, तो ये लफ्ज बहुत सुना है हमने, बचपन में बहुत सुना है। असल में जब छाती का इन्फेक्शन होता है बच्चे में, तो छाती के इन्फेक्शन की जो हम आम जबान में कह सकते हैं कि दो तरह की कैटेगरीज है। एक होता है जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं आमतौर पे। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं बगैर आमतौर पे दवाई देने से, ना भी दे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, जो जरासीम, सख्त जरासीम से होती हैं, जो बैक्टीरिया जिनको कहते हैं, उनसे जो होती हैं वो बगैर दवाई के आमतौर पे ठीक नहीं होते, और इन्हीं बीमारियों में बच्चे की मौत होने का खतरा होता है, क्योंकि जब सांस ज्यादा खराब हो जाता होता है। तो इन बीमारी को आमतौर पे आम लोग, जिसमें बुखार भी होता है, बच्चे की सांस भी तेज चालू होती है, बच्चा दूध पीना भी छोड़ देता है, उसकी पसलियां भी चलना शुरू हो जाती होती हैं, तो बच्चा देखने भी बड़ा बहुत ज्यादा बीमार लग रहा होता है। इसको आम जुबान में लोग डबल नमूनिया कहते होते हैं। लेकिन नमूनिया सिर्फ नमूनिया ही होते हैं मेडिकल के लिहाज से। डबल नमूनिया और सिंगल नमूनिया का कोई मेडिकल के लिहाज से कोई वो ताल्लुक नहीं होता। अच्छा अच्छा। मोहम्मद अकील साहब का सवाल भी आ रहा है, और लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम, और सगीर अहमद साहब कह रहे हैं जी नाइस टू सी यू डॉक्टर साहब, KSA से देख रहे हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, शायद आपके क्लास फेलो हैं। माशाल्लाह जी, राना हमारे सईद ये इकबाल बड़े साहब आ गए। प्यारे दोस्त हैं, मुझसे जूनियर थे और बड़े ही मेहनती माशाल्लाह जी और प्यारे दोस्त हैं। आजकल सऊदीया में होते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम उनको। जी जी। मोहम्मद सलमान कुरैशी साहब भी हमारे साथ थे। सईद सांगी साहब का क्वेश्चन है लेकिन बहुत लंबा है। मलिक अजमल साहब कहते हैं गुड सर। मलिक नवीद हुसैन है जी, जी सलाम डॉक्टर साहब को। कासिम जलाली हमारे प्रोफेसर साहब हैं, और इसके अलावा सैफर रफीक साहब हैं। डॉक्टर सरफराज साहब कहते हैं माई ऑनरेबल प्रोफेसर, आई एम नथिंग विदाउट यू एट दिस पोजीशन। डॉक्टर सरफराज साहब आपके लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो जनाब इनकी सवाल मेहरबानी ये है, था, अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। जी जी, सवाल उनका मैं देख रहा हूँ, वो ये था कि क्या CP का इलाज मुमकिन है। CP। जी पहली बात तो यह है कि आम लोगों को तो शायद सीपी का लफ्ज का पता भी नहीं होगा। सीपी लफ्ज बनता है सेरेब्रल पाल्सी से। सेरेब्रल पाल्सी ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों में आमतौर पे, अगर दिमाग की ग्रोथ के टाइम, जबकि छोटा बच्चा होता है आमतौर पे 2 से 6 साल के दौरान से पहले पहले, ज्यादातर जी नुकसान, जी जितना बच्चा छोटा होगा उतना नुकसान ज्यादा होगा, और बर्थ पे, पैदाइश पे ज्यादा इसका खतरा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे ने सांस लेना होता है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर बच्चा ऑक्सीजन माँ से ले रहा होता है। जो ही बाहर आता है दुनिया में तो सांस आके, पहला सांस दुनिया में बच्चा आके लेता है और ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, और वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाके फिर दिमाग को जाती है। दिमाग इंसान का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अगर उसको डैमेज हो जाए, 1 मिनट से ऊपर जब भी उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो उसका डैमेज स्टार्ट हो जाता है। जितनी ज्यादा कमी होगी ऑक्सीजन की ड्यूरेशन की, जितनी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उतना डैमेज ज्यादा होगा।
इसी डैमेज के नतीजे में जो बीमारी बन जाती है उसको हम सीपी कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। उसमें आमतौर पे बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में, वो देर से बैठते हैं, देर से चलते हैं, देर से बोलते हैं, ये मसाइल हो सकते हैं। कुछ बच्चों का उनमें सर भी छोटा हो सकता है, और ये बच्चे थोड़े मुश्किलात का शिकार रहते हैं, खाने पीने के भी मसले होते हैं, चलने फिरने के मसले होते हैं। ज्यादातर बच्चे वक्त के साथ साथ वर्जिश कराने से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन यह है कि कुछ बच्चे जिनको ज्यादा डैमेज हो जाता है, उनके लिए यह है कि वर्जिश भी बाज़-औक़ात कारआमद नहीं होती, फिर उनके ऑपरेशन होते हैं, वो जो कि ऑर्थोपेडिक वाले, हड्डी जोड़ वाले और प्लास्टिक सर्जरी वाले करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती होती है। तो मेरा जो है ना, सीपी होने से सीपी को बचाना बेहतर है। सीपी की ट्रीटमेंट तो बाद की बात है। जो सीपी होने की सबसे बड़ी वजह है हमारे पास बर्थ एस्फिक्सिया, पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन की कमी है। अगर बच्चे को पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन की कमी ना हो तो बहुत सारे बच्चों को हम सीपी होने से बचा सकते हैं। मैं आप इसके मीडिया के तवसत से सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बच्चों की पैदाइश जहां हो, स्पेशली डॉक्टर साहबान से, कि अपने पास ऐसी इंतजाम रखें कि बच्चों का अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से सांस नहीं आ रहा तो उसको फौरी तौर पे सांस दिलाया जाए। अगर फौरी तौर पे सांस नहीं दिला सकते तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो ही बच्चा पैदा होता है, अब इतना मुमकिन नहीं है कि हर पैदाइश के वक्त बच्चों का डॉक्टर मौजूद हो, लेकिन हम बहुत सारे कोर्स कराते रहते हैं, जिसमें हमें नेशनल रिसर्च प्रोग्राम भी है, हेल्दी बेबी ब्रीदिंग प्रोग्राम भी है, और से प्रोग्राम है। ये हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन में हम कराते रहते हैं, सब लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए भी, और जो वो डॉक्टरों के साथ एसोसिएटेड लोग होते हैं, पैरामेडिक्स और सब, जो जहां पे डिलीवरीज होती हैं, कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बच्चा जिसका सांस नहीं आ रहा, तो उसको बहुत सिंपल तरीके से सांस दिलाया जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और बाद में ये सीपी ना हो बच्चा। जी जी। राना सईद इकबाल साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब एलर्जी के बारे में कुछ बताएं, बच्चों की एलर्जी के हवाले से खासतौर पर कुछ चीज। एलर्जी का मतलब यह है कि जब इंसान की जिस्म जो है ना किसी भी चीज के खिलाफ मुदाफियत बनाना शुरू कर दे। आमतौर पे तो जी मुदाफियत जी होती है हमें, जो कि बीमारी उससे बचाती है, लेकिन अगर हमारा जिस्म हमारे खिलाफ, हमारी अपनी चीजों के खिलाफ मुदाफियत बनाना शुरू कर जाए, तो इस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हो सकती है, वो जल्द की भी हो सकती है, वो नाक भी हो सकती है, वो सांस की भी हो सकती है। और सांस की एलर्जी के बारे में मेरा ख्याल है ये पूछ रहे होंगे। सांस की एलर्जी जो है ना, आमतौर पर बड़े बच्चों में दमे की सूरत में जाहिर होती है, ठीक है, और जी जी छोटे बच्चों में जो है ना वो एक कंडीशन होती है, हम ब्रोंकोलाइटिस कहते हैं या रेक्टिव एरोडिज कहते हैं, कि बार बार सांस की तकलीफ होती है, बार बार होती है। ऐसे बच्चों के लिए हम ऐसी कुछ दवाएं और कुछ ऐसी चीजें देते हैं, जैसे भाप लगाने वाली मशीन होती है, ताकि उनकी नालियां जो है खुश्क ना हो और एलर्जी के अटैक बार बार ना हो। जी जी। पीर अब्दुल साहब समद साहब कह रहे हैं शॉर्ट स्ट्रेचर के बारे में बताएं। शॉर्ट स्ट्रेचर शायद कद के बारे में जी, पूछ छोटे रहे हैं। कद को कहते हैं, छोटे कद को कहते छोटे हैं। कद। अब जी जी जी, शॉर्ट स्ट्रेचर जो है ना, छोटा कद, ये तो इसकी हजारों वजूहत हैं, एक वजूहत नहीं है। सबसे बड़ी पहली वजह जो है ना, वो तो वालदैन की वजह से होता है, जिसको हम फीमेलियल भी कहते हैं। अगर वालदैन का कद छोटा है तो बच्चों का कद छोटा ही होगा, मुमकिन यही है। जी लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों का कद नाना दादा की तरफ से या चाचा मामा की तरफ से भी कद उनकी फर्क पड़ सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है। उसके अलावा कुछ ऐसी वजूहत है जिसमें इनके बच्चों में कुछ खुराक की कमी है, उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर बाकी लिहाज से बच्चा ठीक है, तो कद अगर छोटा है तो कुछ हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी की वजह से होता है। तो ऐसे बच्चों का हम उनका कद की पैमाइश करते हैं, वालदैन से उसका मुकाबला करते हैं और उसकी हम निकालते हैं कि 18 साल पे उसका कद कितना हो सकता है, मुमकिन है। हमारे पास ग्राफ होता है बच्चों के डॉक्टरों के पास, उस ग्राफ के मुताबिक हम असेस करते हैं और फिर हम बच्चे की ग्रोथ वेलोसिटी चेक करते हैं। ग्रोथ वेलोसिटी होती है कि हम 6 महीने से साल के दरमियान देखते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो नॉर्मल हो रही है जी तो उसमें फिक्र की बात नहीं होती आमतौर पे। या कोई ऐसी अलामत आ जाती है जिसमें कि बच्चे को कोई और बीमारी है, जैसे एक गंदम की एलर्जी है। गंदम की एलर्जी बच्चे जी को पेट की खराबी के तौर पे पेश करती है, और उसके इन बच्चों का शुरू में उनको मोशन लगे रहते हैं अक्सर, और पेट फूला रहता है। बाद में ये बच्चे अगर गंदम खाना शुरू कर भी दें तो उनको ये बीमारी मोशन या जुलाब नहीं लगते, बल्कि उनका कद छोटा होने जाता है और खून की कमी हो जाती होती है। और अक्सर मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं, शुरू में वो परहेज करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं और उनका कद छोटा रह जाता है। तो ये एक वजह नहीं है, हजारों वजूहत है। तो बाकी जो ज्यादा मुश्किल वजूहत हैं वो हार्मोन्स की कमी होती हैं। वो हार्मोन्स की कमी वाले बच्चों की और भी शिकायत बहुत सारी होती हैं। वो बच्चों का डॉक्टर देख के वो असेस कर लेता है, फिर अगर टेस्ट कराने होते हैं तो करा लेता है। आजकल बहुत सी बीमारियां अगर है उसका इलाज मौजूद है, जैसे हार्मोन की कमी, हार्मोन अवेलेबल है, वो लगता है थोड़ा सा महंगा है लेकिन इलाज मौजूद है। अगर सही उसकी डायग्नोसिस तशखीस हो जाए तो इलाज हो सकता है। जी जी। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद मलिक साहब, जो पीड्स के वाले से एक स्पेशलिस्ट है, हमारे इलाके का फख्र है। हर संडे
को जतोई में और सैटरडे को अलीपुर में बच्चों का चेकअप करते हैं और इंडस हॉस्पिटल में डेली अवेलेबल होते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप लोगों के सवालात को हम बारी बारी ले रहे हैं, तो इसके लिए माइंड ना कीजिएगा। इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। जिशान मुश्ताक साहब, हमीद एक साहब का सवाल है सवाल। मलिक अजमल साहब की तरफ से, जो मेरे पास भी आ रहे हैं सामने। बच्चों को फीडर में जिशान दूध देना हमीद साहब का, चाहिए? हाँ, हाँ जी, जिशान जी जी, हमीद पहले गजलानी इसका मैं साहब बार बार ये सवाल कर रहे थे। अच्छे अच्छे डॉक्टर की क्या निशानी है? यहाँ पर तो हर बंदा चाइल्ड स्पेशलिस्ट बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये तो अब माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे समझदार हैं कि स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट उसमें क्या फर्क होता है। तो बनने और लिखने से तो कोई नहीं बन जाता, ठीक है। वो तो एक दो यानी कि बातें हैं। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, आजकल जो क्वैक की डेफिनेशन है वो बल्कि अब इस पे मतलब होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है और उसकी वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो सब क्वैक है, चाहे वो डॉक्टर क्यों नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर लिखने से तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता कोई। अच्छा, एक सवाल पहले आया था, मैं उसको लेना चाहूंगा। सैफ अल रफीक साहब ने पूछा, माई बेबी एज 4 ईयर, मेडिकली फिट एक्टिव बट खाना ठीक से नहीं खाता, कुछ भी उसे पसंद नहीं आता। मेडिकली कहते हैं फिट है, बिल्कुल जी। जो मेडिकली फिट है इसका मतलब है उसको कोई मसला ही नहीं है, खुद ही उन्होंने बता दिया। तो अगर खाना नहीं खाता तो वो उस बच्चे को अपने हिसाब से ना खिलाएं, बच्चे की उम्र के हिसाब से खिलाएं। तो बच्चे जो जितनी जरूरत है इसका मतलब खा रहा है तो इसलिए मेडिकली फिट है। अगर ना होता तो फिर मसला होता है। या ऐसा होता है कि बच्चे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऐसा बच्चे जो कि सिर्फ दूध पीते हैं या मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उनको ज़ायके की वजह से उनको शौक होता है, वो चीजें खाते रहते हैं और वो अच्छी चीजें नहीं खाते, जैसे गोश्त है, दाल है, अंडा है, ऐसी चीजें नहीं खाते। इन बच्चों का मसला होता है। इन बच्चों को ये है कि गंदी चीजें छुड़ा देंगे तो अच्छी चीजें खाना शुरू कर देंगे। जी जी, राव इमरान नसीर साहब पूछ रहे हैं 4 माह के बच्चों की खुराक के बारे में, आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल चार सही माह है, बहुत अच्छा सवाल किया है। जो कि मैं बच्चों की खुराक के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ। बच्चों जब 4 महीने का होता है, आमतौर पे माँ का दूध उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ देना चाहिए। हत्ता के मेडिकल के लिहाज से पानी तक भी नहीं देना चाहिए बच्चे को एक्स्ट्रा, चाहे गर्मी हो सर्दी चार हो। माह 4 महीने तक जी जी। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है उसको। 4 महीने का बच्चा हो जाता है और अगर माँ सोचती है कि बच्चे की गिजायत पूरी नहीं हो रही, तो उसके साथ ठोस गिजा शुरू कर दे। ठोस गिजा में शुरू में पतली पतली गिजा बना के देते होते हैं, कस्टर्ड, सेवियां, सागुदाना, ये चीजें शुरू में। अंडा को थोड़ा सा मैश करके दे सकते हैं। इसके अलावा ये बारीक बारीक चीजें बना के बच्चे को खिलाई जा सकती हैं। लेकिन बदल बदल के देनी पड़ती हैं। एक चीज देने से बच्चा हमेशा उकता जाता है। जब बदल बदल के देंगे तो बच्चा उसको शौक से भी खाएगा और उसकी आदत भी बनेगी। तो ये है जो शुरू में दी जाती होती हैं। और जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको ज्यादा प्रोटीन वाली गिजा देना शुरू कर दें, जिसमें दाल है, जिसमें चिकन है, उसकी कीमा बना के उसको दे सकते हैं, या वैसे कीमा बना के दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें, मटर हैं उसको क्रश करके दे सकते हैं। इस तरह की चीजें करनी जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। जब वो देते रहेंगे तो उसमें प्रोटीन की कमी नहीं होगी और खून की कमी नहीं होगी उसमें। और जब बच्चा 1 साल का होता है, कोई भी बच्चा, तो वो तमाम खुराक जो घर के लिए बनती है उसको खानी चाहिए, उसमें नमक मिर्च कम डाल के। जी जी। हमारे झुकी वाले के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुस्तकिल व्यूअर्स भी हैं। सरदार यासीन डोगर साहब कह रहे हैं जी, डॉक्टर साहब सांस की एलर्जी मेरे बेटे को फ्री बिल इस्तेमाल करते रहे तो ठीक रहता है। जी, मैं फ्री समझ बिल गया है उनकी या? बात। वो सांस की एलर्जी जो छोटे बच्चों में होती है आमतौर पे 6 महीने से शुरू होके, बल्कि कुछ बच्चों में तो 2 महीने में शुरू हो जाती है, 2 साल तक होती है आमतौर पे ये एलर्जी। जी ये होती है रिएक्टिव एयर डिजीज को कहते हैं हम। तो इसमें यह है कि सांस की नालियां जो होती है ना, वो जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं जब भी उनको थोड़ी सी ठंड लगती है, थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ा सा नजला होता है, उसके बाद हो जाता होता है। तो ऐसे बच्चों को एहतियात बहुत जरूरी है कि नजले जुकाम से बचाएं और ऐसी चीज ना दें जैसे नजला जुकाम हो। घर में किसी को नजला जुकाम है उससे दूर रखें। दूसरे नंबर पे ये है कि कुछ दवाएं हैं जो कि मुस्तकिल देने से एलर्जी अपने आप पे कंट्रोल रहती है। स्पेशली फ्री हेल का, फ्री हेल एक दवाई है जो कि एलर्जी को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। लेकिन फ्री हेल के अलावा और बहुत सारी दवाएं इसके साथ की मौजूद हैं, वो भी दे सकते हैं। ये मॉन्टेलो कास्ट बेसिकली इसमें साल्ट होता है जो यूज करते हैं हम। तो ये बच्चों को हम देते हैं, उससे बच्चों की सांस की एलर्जी काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। ये नहीं खत्म हो जाए,
उसके अटैक कम हो जाते हैं, उससे बेहतर हो जाता है। इन बच्चों में सबसे बेहतरीन चीज है, इन बच्चों को नेबुलाइज करना चाहिए। नेबुलाइजर एक छोटी मशीन होती है जो कि मैंने अपने क्लिनिक में तो बहुत सारे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने घरों में रखी हुई है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये बीमारी बहुत कॉमन है। जो दम एलर्जी जिसको कहते हैं, सांस की एलर्जी। इसको हम दमा इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये बच्चे जो ही बड़े होते हैं ठीक हो जाते हैं, जबकि दमा तो जैसे मशहूर है दमा दम के साथ। तो ये दमा इसलिए नहीं कहते कि 2 साल के बाद ये बच्चे ठीक हो जाते हैं, आमतौर पर दोबारा अटैक भी नहीं होता। जब नालियां तंग होती है तो उस वक्त मसला होता है। उस वक्त तक अगर इनको भाप लगाते रहे तो उसमें खुश्की नहीं आती, और खुश्की ना आने की वजह से और उसमें कुछ दवाई डालते हैं जैसे नालियां खुल जाती हैं, उससे ये है कि बच्चा सुकून महसूस करता है और आमतौर पर अटैक कम से कम हो जाते हैं। जी, हमारे साथ हैं चौधरी नईम हिजरा साहब है, रफीक कुरैशी साहब है, राव इमरान नसीर साहब कहते हैं जी, नाइस जीशान हमीद साहब तो कहते हैं आपको बाप नहीं माँ होना चाहिए था, इतना कहते हैं, मालूमात है आपके पास। उम्मे हबीबा साहब है, बहुत बड़ी शायरा है, लाहौर से हमारे साथ हैं जी। राना इकबाल साहब है, कहते हैं ग्रेट डॉक्टर साहब। अमजद मोहम्मद साहब है, मलिक नवीद हुसैन साहब और सरदार यासीन साहब, एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर अ, अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, मोशन लग जाते हैं, पानी की कमी होना शुरू हो जाती है रात के वक्त, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता, फौरी तौर पर घर में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जी, जी। मोशन या जुलाब की बीमारी बच्चों में बहुत कॉमन होती है, और ऐसे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है जो आमतौर पे दूध फीडर का पीते हैं। ये एक सवाल भी मुसलसल आ रहा है कि बच्चों को फीडर में दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं तो इसको सख्त खिलाफ हूँ, और बच्चों का जो भी डॉक्टर अच्छे वाला सही वाला होगा वो इसके खिलाफ होगा, क्योंकि ये गैर फितरी तरीका है। और इसमें जितना आप इसको सफाई कर लें, बहुत ही मुश्किल है सफाई होना। फीडर की निपल में जरासीम हो जाते हैं, जिसमें जो वायरस होते हैं आमतौर पर छोटे छोटे वो हो जाते हैं, और बच्चों में वायरल डायरिया बहुत ही कॉमन होता है। अगर खुदा ना खास्ता अचानक बच्चे को ये बीमारी हो जाती है, मोशन लग जाती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो और उस वक्त कोई सहूलत भी मयसर नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जो कि फौरी तौर पे निमकोल शुरू कर दें। निमकोल हर घर में होना चाहिए और निमकोल देना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता निमकोल का पता मौजूद भी नहीं है तो आप घर में खुद भी निमकोल बना सकते हैं। उसके लिए है कि चीनी और नमक, 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 8 चम्मच चीनी डाल दें और उसमें आधी चम्मच नमक डाल लें। और अगर कि आपके पास मौसम के मुताबिक लीमू या माल्टा रस है, 2-4 कतरे उसके मिला दें उसके अंदर, तो उसमें थोड़ा सा पोटाशियम आ जाएगा उससे, और पिलाना शुरू कर दें। आमतौर पे क्योंकि जायके की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे उल्टी करते रहते हैं, तो अगर उल्टी करता है बच्चा, उसको 5 मिनट बाद दोबारा पिला दें तो आमतौर पे मैदा बर्दाश्त कर लेता होता है। तो इसका बेहतरीन इलाज है उसको बच्चे को निमकोल पिलाया जाए, और निमकोल पिलाने से बहुत सारे बच्चों जो है ना, इस पानी की कमी की जो वजह से उसमें डिहाइड्रेशन होती है और बच्चे के मौत होने का खतरा होता है, बच जाते होते हैं। अच्छा, डॉक्टर हमारे पास हैं जी, डॉक्टर सरफराज जैसी साहब हैं, ये जी 4th ईयर के स्टूडेंट है। सरफराज अहमद भुट्टा साहब वेलकम जी। नईम हिजरा साहब आ गए थे। अच्छा, एक चीज जो फीडर के हवाले से मुझे याद आ रही है कि अक्सर लोग फीडर पिलाते तो हैं, लेकिन एक अगर सही तरीके से फीडर को भी अगर इस्तेमाल किया जाए, उसका जो दूध है जो आपको मार्केट में मिलता है, तो मेरे ख्याल में 600 या 700 पर डे खर्चा है। अक्सर माओ को देखा है जी, पूरा फीडर होगा, 1 चम्मच उसके अंदर डाल देंगे, जिस तरह आप कह रहे होते हैं अक्सर पेशेंट को के पानी पिला रहे हैं, तो बिल्कुल गिजा नहीं होती है। एक तो फीडर, ऊपर से फिर पानी। जी, जी। आपकी ये जो है ना ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बात मैंने करनी थी कि लोगों को शौक तो बड़ा होता है कि डब्बे का दूध शुरू किया जाए। डब्बे का दूध जी माँ का दूध का मुतबादिल नहीं है। किसी भी डब्बे के ऊपर आप पढ़ें तो सबसे पहला फ़िक्रा लिखा होता है, माँ का दूध सबसे अच्छा है। तो ये ऐसे ही जी है, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए खराब है, लोग पी लेते हैं। तो लोग डब्बे का दूध भी यूज़ कर ही रहे हैं। माँ के दूध ना होना तो एक नामुमकिन बात है। ये तो लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है सहूलत की खातिर, वरना अल्लाह ताला इतना खुदा ना खास्ता जालिम नहीं है कि एक बच्चा देगा और दूध नहीं देगा। और उसने वादा भी किया है कि मैं रिस्क दूंगा। जब दुनिया के हर किसी को रिस्क दे सकता है, तो क्या बच्चे के लिए रिस्क नहीं देगा? ये लोगों ने अपनी सहूलत के लिए बना लिया है और कुछ भी नहीं है। और जब सहूलत के लिए बन गया तो कंपनियां फायदा उठा रही हैं। लोग कंपनी वाले जो दूध वाले मेरे खिलाफ इसलिए होते हैं कि मैं आमतौर पर कहता हूँ दूध माँ का ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रहमतें हैं और नेमतें हैं और उसके अंदर जो मुदाफियत है वो कभी भी नहीं हो सकती। डब्बे का दूध जितना भी अच्छा हो जाए वो मुर्दा दूध है। माँ का दूध एक जिंदा दूध है। मुर्दा और जिंदा में जितना फर्क हो सकता है उतना ही इसमें फर्क है। आप कोई भी अंदाजा लगा लें, कोई एक मुर्दा चीज दें और एक जिंदा दें, कौन किसको पसंद करेगा? जो जिंदा दूध है। और सबसे अहम बात जो माँ के दूध में है, जिस इलाके की माँ होगी उस इलाके में जो जरासीम होंगे उसके खिलाफ उसके अंदर मुदाफियत होगी।
ये दुनिया की कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि उस इलाके के मुताबिक मुदाफियत बना के दे, जो कि अलग तरफ से सिर्फ वह चीज है जो कि उसी माँ के दूध के अंदर मौजूद होती है, और बच्चा और बीमारी से बचा रहता है। तो जब आप फीडर से पिलाते हैं तो फीडर जितना साफ कर लें, जितना मर्जी उसको बॉयल कर लें, उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा 1000 गुना ज्यादा है। जब इन्फेक्शन होता है तो खासतौर पर ये उल्टी और मोशन का बीमारी लगने का खतरा होता है। और दूसरा, जब डब्बे का दूध बच्चा पीता है, एक तो उसके, मैंने आपको बताया कि जायका नहीं बनता जब फीडर पिएगा। जब फीडर पिएगा तो जायका नहीं बनेगा, तो उस बच्चा वो आदत नहीं बनेगी उसकी गिजा खाने की। फिर जब बड़ा होता है तो फिर आते हैं कि तो बच्चा खाता ही कुछ नहीं है, सिर्फ दूध पीता है या मिल्क शेक पीता है, इस तरह की चीजें पीता है, जबकि वो गिजा नहीं खाएगा। जब ये सारे मसाइल होंगे तो मेरे ख्याल में, जब जो बच्चों के डॉक्टर की हैसियत से मेरा तो मशवरा सब को यही है कि माँ का दूध ही सबसे अच्छी गिजा है, माँ का दूध ही सबसे अच्छी दवा है, माँ का दूध ही सब कुछ है। अगर पिलाना है तो माँ के दूध के बाद, जो कि हमारी मेडिकल साइंस कहती है, वो डब्बे का दूध गुजारा कर जाएगा। लेकिन वही बात आपकी जो है ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है कि लोग ले तो लेते हैं, अब डब्बा 800 900 1000 रुपए का है। अब एक बच्चा जो कि 2 3 4 महीने का है, वो रोज एक डब्बा पी जाता है अगर उसको सही खुराक दी जाए। अब 7 8 बिल्कुल 900 ऐसे ही है। एक दिन के लिए एक बच्चे पे खर्च करना, जो कि आम खानदान के लिए मेरा ख्याल नामुमकिन है। मेरे पास बहुत सारे बेचारे गरीब आते हैं जो कि डब्बा उन्होंने हाथ में उठाया होता है, और मैं पूछता हूँ हाँ जी कितना बनाते हैं, वो फीडर उठाया होता है 10 12 अंश का, उसमें 1 चम्मच डाला, लस्सी बनाई और पिला दी, और बच्चे की हालत ऐसी होती है कि देख के रोना आ रहा होता है। माँ का दूध भी छूट गया और दोबारा से वो दूध भी मुकम्मल नहीं मिलता। तो ये इंतहाई खतरनाक हालत है। दूसरा, अक्सर लोगों का सवाल होता है फिर गाय भैंस का लगा दें। भाई, गाय भैंस का दूध गाय भैंस के बच्चे के लिए है, पहली बात तो ये है, वो इंसान के लिए नहीं है। जो डब्बे का दूध है इसको हम कहते हैं ह्यूमनाइज्ड। ह्यूमनाइज का मतलब है कि ह्यूमन, इंसान, इंसान के दूध की तरह बनाने की कोशिश की गई है। इंसान के दूध का मुकाबला ये नहीं कर सकता, ना उसको रिप्लेस कर सकता है, बस उसके तरीके उस तरह के बनाने की कोशिश की गई है, तो वो गुजारा कर जाता है। और हमारी जो WHO है या हमारे बच्चों की जो तंजीम यूनिसेफ है, वो कैटेगोरिकली वो कहती है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी किस्म के जानवर का दूध देना इंतहाई खतरनाक है। उसमें अभी हम बात करते हैं एलर्जीज की, जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं, स्पेशली गाय भैंस का, उनमें एलर्जी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी, गाय का दूध का तो अक्सर हम सुनते हैं जी बच्चों को चले माँ का दूध ना दे तो फिर गाय का दूध दे दे। ये एक अजीब जी सी जी क्वेश्चन होता है। हम जी, हमारे साथ हैं जी मुरीद हुसैन मलिक साहब हैं जी, मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान के डायरेक्टर साहब हैं जी, अब्दुर्रहमान आसी खबरें अखबार से अब्दुल कयूम चाचड़ साहब हैं जी। इसके अलावा सैफुर रहमान खरल साहब का जी, मोहम्मद अकील कहते हैं डिलेड माइलस्टोन 100% रिकवर्ड हो जाता है, डिलेड माइलस्टोन्स। और दूसरा जी क्वेश्चन साथ, जी जी, साथ ही जिशान जी अली जी साहब ने कहा कि क्या, हाँ जी, ये जी मैं बताइए सवाल का सवाल जवाब उनका। सवाल बहुत अहम है। डिलेड माइलस्टोन का मतलब होता है जो चीजें आमतौर पे एक बच्चा एक खास उम्र पे करता है, अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता तो हम कहते हैं ये इस फील्ड में डिलेड है। मसलन एक बच्चा आमतौर पे जो है ना, बैठना 6 महीने पे करता है, चलना 1 साल पे करता है, अगर ये उसी टाइम पे नहीं आ रहे तो हम इसको डिलेड कह देंगे। लेकिन अगर एक चीज डिलेड हो, मसलन एक बच्चा ठीक है बैठने में 6 महीने की बजाय 7 महीने से 8 महीने चला गया, लेकिन बाकी चीजें ठीक आ रही हैं, उसकी करवट बदल लेता है, उठ के बैठ जाता है, मुख्तलिफ हमारे कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज हम उसको चेक करते हैं, उसके मुताबिक अगर बाकी 3 आ रही हैं। जी जी, और जी टेलीफोन कॉल आ गई थी इस वजह से सर इंटरप्शन आ गई। जी 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 जी, मैं ये बता रहा था कि डिलेड माइलस्टोन का मतलब है किसी एक चीज में अगर डिलेड हो गया तो हम उसको डिलेड नहीं कहते। आमतौर पे बाकी अगर 3 पैटर्न में अगर नॉर्मल जा रहा है बच्चा, सुनने में, समझने में, बोलने में, बाकी चीजों में अगर उसके जो उसकी उम्र के मुताबिक ठीक चल रही हैं तो हम इसको डिलेड नहीं कहते होते। लेकिन अगर सारी चारों चीजें में उसमें कमी आनी शुरू हो गई है तो हम इसको डिलेड कहते हैं। 6 साल तक बच्चों का दिमाग जो है ना ग्रो करता है और बनता रहता है। आमतौर पे जो कमियां होती हैं वो 6 साल तक पूरी होती रहती हैं। जो बच्चे 6 साल तक जो कमी कुताही को पूरा कर लेते हैं वो तो आमतौर पे बेहतर हो जाते हैं। 6 साल की उम्र के बाद सिर्फ 1 to 2% चांस होता है कि बच्चे में कोई कमी रह गई है तो उसकी इंप्रूवमेंट होने का। वैसे तो वक्त के साथ साथ जी लर्निंग और जो है वो तो पूरी लाइफ टाइम प्रोसेस है, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है ब्रेन की। एक होती है ग्रोथ, एक होती है डेवलपमेंट। ग्रोथ होती है ब्रेन का बढ़ना और उसका साइज का इजाफा होना। डेवलपमेंट होती है कि वक्त के साथ साथ इर्द गिर्द की जो साथ साथ जी इल्म और मुशाहिदे के साथ साथ उसके अंदर जो तब्दीली आती है दिमाग के अंदर जो सीखता है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन ग्रोथ रुक जाएगी। अगर ग्रोथ में कोई डैमेज आ गया तो वो वहां स्टॉप जी हो जाएगा।
जी, मलिक तारिक खरल साहब हैं, भाई हैं आपके जी, वो भी प्रोग्राम को देख रहे हैं। उमर खान साहब है जी। मलिक अजमल साहब कहते हैं नाइस डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल। राना सईद साहब कहते हैं बहुत ही आला प्रोग्राम है। मिर्जा जब्बार साहब कहते हैं ग्रेट ग्रेट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। और इकबाल राना कहते हैं बहुत अच्छे से ही डॉक्टर साहब। अब्दुल मनासी कहते हैं जीते रहो। तो एक खालिद लाड साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। गर्मियों के हवाले से और सर्दियों के हवाले से बच्चों की जो स्पेसिफिक डिजीजेज है, चाहे वो एहतियात भी कर ले, हम ये देखते हैं कि कुछ बीमारियां गर्मियों में और कुछ बीमारियां सर्दियों में छोटे बच्चों को शुरू हो जाती है लाजमी। इसकी क्या खास जी वजह है? जी जी जी, जब मौसम बदलता है कोई भी तो बच्चे क्योंकि उनमें अंदर मुदाफियत कम होती है, तो इसलिए उनको बीमारी होने का खतरा भी ज्यादा होता है। गर्मियों में खास तौर पे जरासीम बढ़ जाते हैं जो कि पेट की बीमारियां करते हैं, क्योंकि गर्मियां जूं ही आती है पानी की जरूरत बढ़ जाती है, बच्चा पानी ज्यादा पीता है। जो ही बच्चा पानी ज्यादा पिएगा, जब बच्चे पानी ज्यादा पिएंगे तो वो जो जरासीम पानी में होते हैं उसकी मिकदार पेट में ज्यादा चली जाती है। जब ज्यादा जाएगी तो इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, जिसमें आमतौर पे ये डायरिया और इसके अलावा हैजा की बीमारियां, डायरिया वो भी एक डायरिया के किस्म है, वो होने का खतरा होता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर होने का खतरा होता है। ये पेट की तमाम बीमारियां ज्यादातर गर्मियों में ज्यादा होती हैं। जबकि सर्दी में जो होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब कम होती है, आप भी जानते हैं इसको, तो जो सांस की हमारी नालियां होती हैं उसमें हल्की हल्की नमी होती है जो कि हमेशा उसको काम करने में मदद देती है। सर्दियां आती हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और जब हम ड्राई एयर को अंदर फेफड़ों में ले जाते हैं तो वो नमी को और कम कर देती है। उसकी वजह से होता है वहां पे छोटे छोटे सिलिया होते हैं बाल नोवा, वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया जाकर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब बैक्टीरिया जाते हैं तो सांस की बीमारियां सर्दियों में होने का खतरा बढ़ जाता है। और सांस से ज्यादा अगर ठंडी हवा अंदर जाएगी तो खून की गर्दिश वहां कम हो जाएगी। सांस की नाली में खून की गर्दिश जब कम होगी तो वो जरासीम वहां रहेंगे और इन्फेक्शन करते रहेंगे। वो किल नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, उसकी खून की जो मुदाफियत होती है उसके, तो इसलिए इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो आमतौर पर जो कॉमन बीमारियां हैं जो बच्चों में, वो गर्मियों में पेट की ज्यादा बीमारियां ज्यादा कॉमन होती हैं और सर्दियों में सांस की ज्यादा बीमारियां कॉमन होती हैं। सांस की बीमारी, जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा है मेरे जहन में आ रहा है, हालांकि उससे मैं खुद भी उसका जवाब तो दे सकता हूँ कि जो क्विक होते हैं हमारे पास, जो बैठे हमारे आम बाजारों में, वो कहते हैं जी, मरीज कहते हैं एक डोज देते हैं पेशेंट ठीक हो जाता है एक। और जो जी हमारा जी स्पेशलिस्ट होता है वो 7 दिन के हमें मेडिसिन देता है। मेरा तो एक्सपीरियंस खैर ये रहा है कि मैं जब आपके 7 दिन की मेडिसिन को यूज कराता हूँ बच्चों को, तो वो फिर 6 6 माह तक, साल तक, 2 साल तक वो बीमारी उसके करीब तक नहीं आती उस बच्चे की। तो वो जो एक एक ही डोज के साथ बच्चे का ठीक हो जाना, क्या उसकी खास कोई खास वजह? हाई एंटीबायोटिक्स दे देते हैं उसमें दो बस। बातें हैं आमतौर पे। जो जाते हैं क्वैक्स के बाद आमतौर पे बीमारी थोड़ी होती है आमतौर पे, क्योंकि जब से ज्यादा बीमारी होती है तो फिर भाग जाते हैं हमारे पास ही। थोड़ी बीमारी होती है वो चले जाते हैं वहाँ क्वैक के पास। क्वैक ने एक मलगूबा सा होता है जिससे इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी होती है, इसमें एंटीबायोटिक भी होती है, उसमें थोड़ा स्टीरॉयड भी डाल देता है, एंटीबायोटिक भी डाल देता है, सारी चीजें मिला के लगाता है, तो वक्ती तौर पे फीलिंग अच्छी आ जाती है और बीमारी भी थोड़ी आमतौर पे माइल्ड माइल्ड होती है, इसको कम बीमारी कह सकते हैं। तो वो बच्चा जब मरीज जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है तो वो समझते हैं वाह जी इसने कमाल कर दिया। जब हमारे पास आमतौर पे बच्चे पहुंचते हैं तो इन तमाम लोगों से फिर आके आते हैं, जब जो ऐसी बीमारी के साथ आते हैं जो कि ज्यादा सख्त या खतरनाक होती है। जब हमारे पास इस तरह के मरीज पहुंचते हैं तो हमें फिर उनके लिए उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और वैसे भी ये एक डोज देने वाला जो कंसेप्ट है ये तो इंतहाई खतरनाक है। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, अगर वायरस है तो वो तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई दवाई एंटीबायोटिक खास तौर पे ना भी दे तो ठीक हो जाएगा, सिर्फ एंटीबायोटिक और एंटीइन्फ्लेमेटरी देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया है जो सख्त जरासीम है तो उसके लिए पूरा कोर्स देना लाजमी है। आजकल अखबार में हर जगह और सोशल मीडिया पे टाइफाइड बुखार पाकिस्तान के लिए खतरनाक अलामत बन गया है, इसमें कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। उसकी वजह यही खतरनाक तरीका है क्योंकि टाइफाइड की सारी दवाइयां लोग दूसरी बीमारियों में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि हल्का सा गला खराब है और एक दवाई होती है सेफ्ट्राइक्सोन, आमतौर पे ऑक्सीडिल इस तरह के नाम से मशहूर है, वो शुरू करा देते हैं। अब गला खराब है, जरासीम उसमें कुछ और है, लगाव हो रहे हैं, इस तरह की और एक दो डोज दे देते हैं। इस तरह की जब हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट करते हैं तो जरासीम सख्त हो जाता है और उसकी वजह से आमतौर पे जो दूसरी सख्त बीमारी है उस पर भी वो दवाई असर करना छोड़ देती है।
और ये खतरनाक अलामत है। अगर इस तरह के इलाज का तरीकाकार कोई भी अपनाता है तो वो पूरे मुआशरे को, पूरी सोसाइटी को खतरे में डाल रहा है। और टाइफाइड इस वक्त अलार्म आ चुका है, एडवाइजरी सिंध हुकूमत ने कर दी है कि कराची में खतरनाक हद तक रेजिस्टेंट XDR टाइफाइड जिसको कहते हैं कि बहुत सारी अक्सर दवाएं को जो रेजिस्टेंट है वो टाइफाइड आ गया है, और अब शायद एक दो दवाएं रह गई हैं जिसको असर कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता इसकी वबा फैल गई जिसके आजकल आ रहा है तो इंतहाई खतरनाक होगा, और शायद बहुत से लोग इससे यानी कि मुतासर हो सकते हैं। जी, सिद्रा मलिक हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जी, भतीजे हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हमीद साहब आ गए, अंजुम इकबाल साहब हैं जी, अब्दुल रहमान आज साहब ने नाम ये डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद मलिक साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बाकी सेल नंबर वो आपको दे देंगे। अभी अंजुम इकबाल साहब भी आ गए हमारे साथ। फाजिल शाहीन साहब कहते हैं हमें तो आज सेल जो है ना अपनी बीवी को देना चाहिए था। चौधरी वसीम साहब है हमारे साथ, और सरदार अली जतोई हैं जी, नासिर लोधी साहब है, इमरान अरशद साहब हैं जी, और मोहम्मद जाहिद साहब। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में कि क्या बच्चों में भी क्रॉनिकल डिजीजेस होती हैं? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बच्चों में डिजीजेज आमतौर पे ज्यादातर एक्यूट होती हैं, 90%। 10% डिजीज क्रॉनिक भी होती हैं, लेकिन ये कि जो क्रॉनिक डिजीज है उसका आमतौर पे जो लोग हैं वो इलाज नहीं कर सकते। हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चों में बीमारी हैं जो पैदाइशी नुक्स के साथ आते हैं, जैसे दिल के नुक्स हो गए, इस तरह की बीमारी के साथ बच्चे आते हैं, वो ज्यादातर क्रॉनिक होती हैं। वरना जो क्रॉनिक डिजीज हैं आमतौर पे वो बहुत कम है। जैसे बच्चों की शुगर है एक खास तौर पे, और बच्चों की शुगर जी वो वाइज शुगर है जिस पे कोई भी दवाई इंसुलिन के अलावा असर नहीं करेगी। जो ही बच्चा को, अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को शुगर हो गई है तो जिंदगी भर उसको इंसुलिन लगेगी। तो इस तरह की बीमारियां भी हैं हमारे पास बच्चों की। इसके अलावा बच्चों का दमा है वो भी बाजू का लंबा चलता है। और भी यानी कि हर सिस्टम की कुछ बीमारी हैं जो चलती है, जैसे गंदम की एलर्जी है, ये क्रॉनिक डिजीज है, ये भी लाइफ टाइम चलती है। तो बच्चों के क्रॉनिक डिजीज भी हैं, एक्यूट भी हैं, लेकिन एक्यूट ज्यादा है। 90% बच्चों में एक्यूट डिजीज होती हैं, और उसमें अगर वक्त फौरी तौर पे और इलाज कर दिया जाए तो ठीक हो जाते हैं और जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाते हैं। जैसे एडल्ट में ज्यादातर क्रॉनिक होती हैं और वो चलती ही रहती हैं जब तक जिंदा रहता है। बच्चों की बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से बेहतर है कि इलाज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते होते हैं। अच्छा, बहुत अक्सर हमने देखा है कि जो आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है सी सेक्शन का, और वो भी प्री मैच्योर सी सेक्शन, यानी 32 वीक्स 33 वीक्स में। तो उसके बाद बच्चे के क्या चांसेस हैं कि वो नॉर्मल हालत में सरवाइव कर जाता है अपनी बाकी जिंदगी? जी, ये आजकल बहुत सारा मसला है। यानी कि प्रीमेच्योर बच्चे का पैदा होना कुदरती तौर पे भी होता है, और कुछ मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहबान जो ही कोई मरीज आता है तो उसको दूसरे लफ्जों में कि जल्दी जल्दी अपना मरीज बनाने के लिए वो कहते हैं जी फौरन कराएं। और बाजुकात अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी वो सही नहीं होती। कई दफा ऐसा हुआ है, मेरे पास बच्चा लाते हैं, वो कहते हैं उन्होंने तो कहा था अल्ट्रासाउंड पे बच्चा पूरा दिन का है, मेरे सामने जो पड़ा होता है वो तो प्रीमेच्योर होता है, वक्त से पहले होता है। तो मैं, वो अक्सर मेरे साथ बहस करते हैं, नहीं डॉक्टर ने कहा था ये तो पूरे दिन को। मैं कहता हूँ मेरे सामने जो चीज पड़ी है उसकी बात करूं या अल्ट्रासाउंड की बात करूं? तो अक्सर ये होता है कि गलती समझ लें या जल्दबाजी समझ लें, जो हो जाती होती है, उसके बाद वक्त से पहले पैदा हो जाते होते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडस अस्पताल में जब बच्चा प्रीमेच्योर होता है और ज्यादा प्रीमेच्योर होता है, खास तौर पर अगर 36 हफ्ते से पहले का बच्चा पैदा होता है, उसमें प्रीमेच्योरिटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। 36 हफ्ते से नीचे वाले का तो ज्यादा और ज्यादा मुश्किल होता है, और मैक्सिमम 24 23 24 हफ्ते बच्चे दुनिया में सर्वाइव करते हैं। इससे नीचे वाले बच्चे दुनिया में भी सर्वाइव नहीं करते। यानी कि 1 किलो के बच्चे का चांस है कि वो आमतौर पर सर्वाइव कर जाएगा, और उस लेकिन उसके लिए स्पेशल केयर चाहिए होती है। जो बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं उनके लिए हम कहते हैं इनक्यूबेटर केयर। उसमें एक खास किस्म की शीशे वाली मशीन होती है जिसमें हम बच्चे को रखते हैं। वो शीशे वाली मशीन कोई जादू नहीं होता, वो सिर्फ ये है कि एक तो उसमें आसानी से मुआयना किया जा सकता है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, और मैं बता रहा था कि ह्यूमिडिटी, उसमें नमी का तनासुब एक खास होता है जिससे बच्चे के सांस का मसला नहीं होता, और बच्चा उसमें कंट्रोल होता है, और उस कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाता है। अगर बच्चे में सांस फेफड़ों की कमी कमजोरी हो तो कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, वो फेफड़ों में दे देते हैं। थोड़ी महंगी किस्म की ट्रीटमेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडस में ये फ्रीली अवेलेबल है। तो इंडस में कोई भी चीज जो दाखिल मरीज है, चाहे वो लाखों की है या करोड़ों की है,
अगर दाखिल जी मरीज जी। है तो उसको वो मुफ्त मिलेगी, हर सूरत मिलती है। तो लेकिन मसला वही है कि इंडिया छोटा सा एक सेटअप है यहाँ पे, तो पूरे पंजाब या पूरे उसको नहीं सहूलत दे सकता। तो जिसको सहूलत मिल जाती है वो तो इंडस की तारीफ करते सकता नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता जिसको सहूलत नहीं मिलती वो तो कहता है सबसे गंदा अस्पताल यही है, मैं गया और मुझे उन्होंने इंटरटेन ही नहीं किया। तो ये बात मैंने इंडस के जो सीईओ से की थी, जब मुझसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, डॉक्टर फयाज ये हमारा काम नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को या पूरे पाकिस्तान के मरीजों को इलाज करना, हमने एक पैटर्न दे दिया है कि इस तरह भी हो सकता है। तो ये हुकूमत का काम है कि उनको सहूलत मुहैया करें, लेकिन जिनको हम सहूलत देंगे तो उनको उनको हम 100% सहूलत देंगे और हर चीज फ्री देंगे। तो उनका एक अपना मिशन है, अल्लाह ताला उनको जजा दे। जी जी। सिद्रा मलिक पूछ रहे जॉन्डिस के बारे में बताएं, नाउ डेज में सफरिंग फ्रॉम इट। जॉन्डिस के बारे में क्या कहते हैं दोबारा? जॉन्डिस के बारे में कहते हैं मुझे बताएं, मैं आजकल इसमें मुब्तला हूँ, सफरिंग फ्रॉम इट। हाँ, जॉन्डिस जो बड़ों की होती है आमतौर पे, होती है यानी कि जब जरकान, जिसको हम लफ्ज में कहते हैं ना, जॉन्डिस का मतलब है जब जिगर आमतौर पे काम सही ना कर रहा हो किसी भी का इंसान का, तो जॉन्डिस होने का खतरा होता है। ये बड़ों की बात कर रहा हूँ। बच्चों में जॉन्डिस जो होती है उसकी वजूहत और भी होती है, बड़ों में भी वजूहत हो सकती है, क्योंकि जो जरकान होता है, जो उसको बिलिरुबिन कहते हैं हम इसको, ये पैदा होती है ब्लड सेल टूटने से। जब ब्लड सेल टूटते हैं तो आमतौर पे उसमें से बिलिरुबिन निकलती है, और बिलिरुबिन हमारा जिगर जो है ना वो निकाल के पखाने के जरिए और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर जिगर में कोई खराबी आ जाए तो वो टूटने फूटने के अमल से जो बन रहा होता है बिलिरुबिन, वो खून में आ जाता है। जब खून में आ जाता है तो इसको हम जरकान कहते हैं। अब जरकान की खुद तो एक बीमारी नहीं है, एक अलामत है या एक टेस्ट है जिससे पता लगता है बिलिरुबिन बढ़ गया है। इसके पीछे जो बीमारी जी है उसको देखना पड़ता है। आमतौर पे बड़ों में जिगर के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब जिगर इन्फेक्शन होता है, सोजिश हो जाती है, तो जिगर के सेल काम करना छोड़ देते हैं वक्ती तौर पे। जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस की अब मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसमें वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और वायरस में आमतौर पे जो खतरनाक है वो बी और सी है, बाकी ए भी है, डी भी है, वो ई भी है, वो ज्यादा कम खतरनाक है सारे खतरनाक। लेकिन हमारे यहाँ पानी से जो फैलता है वो ए है और ई है, और ए सबसे कॉमन है, वो पानी के जरिए फैलता है, और वो अक्सर अक्सर लोगों को हो जाता होता है। और वो 2 से 3 हफ्ते ले जाता है। शुरू में भूख कम लगती है क्योंकि जिगर काम नहीं कर रहा होता, भूख कम लगती है, आंखों पीली हो जाती हैं, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, और बाजुकत पेट के दाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में दर्द भी महसूस होता है इनको। तो ये होता है, आमतौर पे वायरल होता है, अपने आप ही ठीक होता है। इस दौरान हमने ख्याल रखना होता है, उसकी खुराक का ख्याल रखना होता है। ऐसी चीज नहीं देते हम बच्चे को या बीमार को ताकि उसके जिगर पे असर न करे, जैसे चिकनाई वाली चीजें हैं, क्योंकि चिकनाई वाली चीजों जो ही खाता है तो जिगर ने काम करना ज्यादा शुरू कर देता है, उसमें स्ट्रेस पड़ता है। तो हम चिकनाई वाली चीजें बंद कर देते हैं, हम उसको मीठी चीजें ज्यादा देते हैं, ग्लूकोज, ताकि उसका मेंटेन रहे, क्योंकि जिगर का काम बहुत सारे हैं जिसमें ग्लूकोज मेंटेन करना भी होता है। जब जिगर के सेल काम नहीं कर रहे होते तो ग्लूकोज ब्लड को सप्लाई नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से निकाहत होना शुरू हो जाती है। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो मीठी चीजें खाएं, ज्यादा खाएं, उससे ये कि ग्लूकोज मेंटेन रहता है और निकाहत कम से कम होती है। उसके अलावा इनको हम कहते हैं कब्ज से बचें, क्योंकि कब्ज नुकसान देती है और उसमें जिगर को ज्यादा डैमेज होने का खतरा होता है। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं और टेस्ट भी करा लेते हैं कि इसमें कौन सा जरासीम है या कौन सी चीज है जो इसको वजह बन रही है। अगर हेपेटाइटिस ए है, परेशानी की बात नहीं होती, ये खुद ब खुद ठीक होने वाला होता है। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि क्योंकि जरासीम होता है, ये पखाने से निकलता है, तो बाथरूम जाने के बाद हाथ को साबुन से धो लिया जाए तो आमतौर पर जरासीम और लोगों को नहीं फैलता। जी। मजहर मुश्ताक साहब हमारे साथ है जी, मुजम्मिल खान साहब और अब्दुर्रहमान रस्कानी साहब कहते हैं अकरल साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और कई दिन हमने देखा है कि जो रन मुरीद होते हैं, बल्कि कई रन मुरीद होते हैं, वो अपनी औरत को खुद कहते हैं कि अपना दूध ना दो, कमजोर हो जाओगी। तो कहते हैं ये माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत से लोग इस तरह सुन रहे हैं। और इंडस हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रहे हैं फाजिल शहीन साहब, ये मुजफ्फरगढ़ में मेरे ख्याल में बाईपास के साथ, ये ऐसा है जी, ना मुजफ्फरगढ़ इंडस? से अगर जो डीजीखा रोड जा रहा है, बाईपास जी जो ही खत्म होता है तो ये इंडस अस्पताल मौजूद है। बड़ा सारा अस्पताल है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 150 बेड का था, अब इसके अंदर 250 बेड और शामिल हो गए, 415 बेड्स का ये अभी 1-2 महीनों में स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी सहूलियात मौजूद है। अभी बहुत सारी कमियां हैं क्योंकि सारे फील्ड और सारे शोबे नहीं है, लेकिन अभी जो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खिदमत कर रहे हैं। मोहम्मद तारिक बाबा से कहते हैं माशाल्लाह जी, एक शफकत रसूल साहब, डॉक्टर साहब अगर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो जाए तो क्या किया जाए, जैसा कि आपने कहा सैफरी
वो टॉक्सन सेप्ट्राक्सोन का, जी जी, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। जब भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है तो उसकी वजूहात में बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे कॉमन वजह यह है कि हम बिला तफरीक जब एंटीबायोटिक यूज करते हैं और ऐसी चीजों के लिए करते हैं जहां एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, जब वो करते हैं और खास तौर पे उसका ड्यूरेशन उसकी पूरी नहीं देते हैं, उसका जो शेड्यूल है, तो वो जरासीम जो है सख्त हो जाता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जब सख्त हो जाता है तो अगली दफा या वो जरासीम किसी और को लगता है तो वो दवाई असर नहीं करती। जब दवाई असर नहीं करती तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। फिर हमारे पास आमतौर पर यही होता है कि हम कल्चर कराते हैं मुख्तलिफ चीजों के, जैसे खून का कल्चर है, पेशाब का कल्चर है, पखाने का कल्चर है, इस तरह बाकी और भी बहुत सारी चीज होते हैं, पीप का जिसका कल्चर। वो जो जरासीम जिस दवाई को फिर असर दिखाता है हम वही यूज करते हैं, फिर जाके वो मरता है। लेकिन क्योंकि कल्चर में टाइम लगता है और बाज़ औक़ात बीमारी बड़ी सख्त होती है, तो हमें एक एम्पेरिकल अपने तजर्बे की बुनियाद पे दवाई शुरू करनी होती है। जी जी। आपके पास दरमियान में कॉल्स आ रही हैं, इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा था, सॉरी। तो हम तजर्बे की नमाज बुनियाद का पे इसमें टाइम दवाई शुरू। जी जी जी, जी, मैं नमाज पूछ का रहा था टाइम हो गया नमाज है का तो। टाइम आपका 8:45 है आपके पास या 8 है जी जी, जमात? 7:45 है। जी जी, जमात 7:45 7:45 है है। बस। लास्ट में हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहें ताकि नमाज बाकायदे बहुत साथ पढ़ सकें। बहुत शुक्रिया, खास तौर पर आज आपने टाइम दिया, इतना कीमती वक्त अपना, और बहुत ज्यादा दोस्तों को इस चीज का फायदा हुआ। कोई पैगाम देना चाहें? मेरी तरफ से सब लोगों को पहले तो सलाम, जिनने देखा है, जो जो लोग देख रहे हैं, सब माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इतने ज्यादा है कि जवाब देने के लिए मेरे ख्याल है पूरा दिन भी लग जाएगा अगर खर्च किया जाए तो ये बातें बड़ी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अहम है। बच्चों के हवाले से सबसे अहम प्रोग्राम यह है कि मेरा जो है कि बच्चों को सबसे अहम, बच्चों को, छोटे बच्चों की हिफाजत करें सर्दी से। सर्दी में जो बच्चे पैदा होते हैं इनमें बीमारियां होने का खतरा, जी चीजें इस तरह की गंदी चीजें खाने से बचाएं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ का दूध लाजमी पिलाएं। माँ के दूध में जो बरकतें हैं वो और किसी चीज में नहीं है। और फीडर की आदत कभी न डालें। अगर किसी वजह से मजबूरी है तो गिलास से या कप से उसको दूध पिलाएं, ऐसी चीज ना करें। और हिफाजती टीके जो कि हुकूमत की तरफ से बहुत सारे मुफ्त हैं और कुछ बाजार से खरीद के भी लगाए जाते हैं, सब बच्चों को लगाएं। और अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जो कि आप समझ रहे हैं कि उसका चेकअप होना चाहिए, तो मेरा मशवरा यह है कि बच्चों के मुस्तनिद डॉक्टर को चेक कराएं, तो ताकि उसकी जो अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना है तो बाबा बर वक्त इलाज हो जाए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। जी जी। मैं आपको जिस तरह अक्सर आपसे अर्ज करता था कि आपके वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों को, आज भी बहुत ज्यादा दोस्त सराह रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मजीद जब वक्त लेंगे तो इंशाल्लाह 2 से ढाई घंटे का स्पेशल प्रोग्राम करेंगे ताकि दोस्तों के मुकम्मल सवालात का हम जवाब दे सकें। बहुत बहुत जी जी, शुक्रिया इंशाल्लाह, डॉक्टर बड़ा साहब। बड़ा शुक्रिया। नमाज अदा करते हैं इंशाल्लाह नमाज का टाइम हो गया, आपसे इंशाल्लाह फिर खसूसी दुआ। किसी वक्त टाइम निकाल के इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम करेंगे और सारी बीमारियां जो कॉमन है बच्चों में उनके हवाले से और बच्चों की तरबियत के हवाले से और बच्चों की सेहत और उसके हवाले से सारा तफसील से इंशाल्लाह मिलकर बैठ के करेंगे। ये एक पहला प्रोग्राम था, इंशाल्लाह इसलिए मैंने कहा चलो एक शार्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। तो उन दोस्तों के लिए जो कि जिनको पता नहीं था उनको पता लग गया होगा आज के प्रोग्राम से कि बच्चे जो है हमारा मुस्तकबिल है, और बच्चों को अगर हम सही तरीके से इलाज करें और उनकी बीमारियों से उनको बचा लें तो हमारा बहुत सा फंड और बजट बच सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब नमाज के लिए तो बहुत इजाजत शुक्रिया दीजिए। दोस्तों। अभी कुछ देर बाद हम आपको 8 बजे फिर ज्वाइन करते हैं, नमाज का वक्फा है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद।